बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन फिजिक्स पॉइंट 62 शीट से स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। वाई इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इन अ गैस जीरो बट एवरेज ऑफ स्केयर ऑफ वेलोसिटी इज नॉट जीरो। स्टूडेंट सबसे पहले हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर थ्योरी की जो अजम्पशन है, फिनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और वो जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑलवेज इन रैंडम मोशन होते हैं और रैंडम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। सपोज करेंगे हम वन डायरेक्शन उनकी मूवमेंट जो है उसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं और उसके रिवर्स जो मॉलिक्यूल आ रहे हैं उनकी मोशन को हम नेगेटिव मानेंगे। एवरेज होता है सम ऑफ टर्म्स ओवर नंबर ऑफ टर्म्स। तो वी पॉजिटिव प्लस इंटू माइनस वी नेगेटिव, वी पॉजिटिव वी नेगेटिव जीरो होगा, जीरो ओवर समथिंग आंसर आपका जीरो होगा। सो एवरेज वेलोसिटी आपके पास जीरो होगी। लेकिन स्केयर ऑफ एवरी वैल्यू बिकम्स पॉजिटिव आफ्टर स्केयरिंग। किसी नेगेटिव टर्म का हम स्केयर करते तो उसका आंसर हमेशा हमारे पास पॉजिटिव निकलता है, इसलिए स्केयर ऑफ एवरेज वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं होता। ये इस क्वेश्चन को इस तरह से वजाहत करनी है, लेकिन बोर्ड के अंदर जो राइटिंग लिखनी है उसको मैंने इस पेपर में प्रेजेंट किया हुआ देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू assumption of kinetic molecular theory of gases, there is a large number of molecule in gas which are not in state of rest. Molecule of gas moves in random directions. The molecule move in all directions. It means that molecule move in one direction is equal to molecule in the opposite direction. जितने एक डायरेक्शन में जा रहे हैं उतने उसके opposite डायरेक्शन में आ रहे हैं. So sum of their velocities will be zero. V average is equal to initial direction of velocity taken as positive, negative sign assigned to those quantities whose direction is opposite to that of initial velocity. तो v positive minus v negative over 2, तो इसका आंसर क्या आ गया जीरो। बट एवरेज ऑफ स्केयर वेलोसिटी विल नॉट बी जीरो बिकॉज स्केयर ऑफ एवरी आफ्टर स्केयरिंग द नेगेटिव वैल्यू बिकम्स पॉजिटिव। ये दो फार्मूले आपने इसमें यूज कर लेने हैं। इस शॉर्ट क्वेश्चन को बोर्ड में इस तरह से प्रेजेंट करना है, दोनों फार्मूले और उसकी वर्डिंग आपके सामने है। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2। Why does the pressure in the gas of a tire increases when driven through the some distance? इसका स्टूडेंट सिंपल सा आंसर है कि जो प्रेशर का ताल्लुक होता है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्ट रिलेशन होता है। जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो प्रेशर बढ़ता है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जब हम गैस मॉलिक्यूल को देखें, जब टायर जो है वो रोड सरफेस पे स्लाइड करता है तो उसकी वजह से उसके गैस मॉलिक्यूलों की एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो प्रेशर डेफिनेटली बढ़ जाएगा। लेकिन पेपर की वर्डिंग देख सकते हैं बोर्ड में कैसे प्रेजेंट करना है आपने। When a car is driven on the road through some distance, there is a force of friction between tire and road surface. टायर और रोड सरफेस के दरमियान फ्रिक्शन मौजूद होती है। ड्यू टू दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टायर हीट्स अप एंड गैस इनसाइड द टायर। टायर खुद भी गर्म होगा, जिसमें गैस है वो भी गर्म होगी। दिस हीट गोज इनसाइड द टायर एंड इंक्रीज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। जो उनकी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की है, जो रैंडम मोशन हो रही है, वो बढ़ जाती है। दिस हीट गोज इनसाइड द टायर एंड इंक्रीज ट्रांसलेशन एनर्जी। सो इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी या ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी मेक्स प्रेशर इंक्रीजेज। जैसा कि रिलेशन है प्रेशर डायरेक्ट रिलेशन टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इस फॉर्मूले की शक्ल में हम लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट, दिस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल सिंस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, पी डायरेक्ट रिलेशन टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। इस तरह से बोर्ड में आपने प्रेजेंट करना है। ये स्टूडेंट थ्योरी है, वो स्टैंडर्ड थ्योरी है जो बोर्ड में आपने यूज करनी है। इसी मेथड को फॉलो करके आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं और ये बेस्ट वे है पेपर में प्रेजेंट करने का इस शॉर्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू टाइप है, इस तरह के बोर्ड में तो कम ही आता है लेकिन आपने करना है इसको भी। अ सिस्टम अंडरगोज फ्रॉम स्टेट P1 V1, दिस स्टेट इज कॉल्ड प्रेशर P1, वॉल्यूम इस पॉइंट पर V1 है, टू स्टेट P2 एंड V2। यहाँ पे प्रेशर आपका P2 इस लाइन के ऊपर आ रहा है और वॉल्यूम आपका V2 है। विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी? तो बच्चों इंटरनल एनर्जी जो है वो बेसिकली डेल्टा यू है, वो टी के इक्वल होती है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इंटरनल एनर्जी हमारे पास कांस्टेंट रहेगी, देयर विल बी नो चेंज। ये तो एक बॉयज लॉ का ग्राफ है ना, इसके अंदर कहता है टेम्परेचर कांस्टेंट है। ग्राफ की मदद से आप देख सकते हैं जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज भी क्या होगा, जीरो। तो इसका मतलब है टी जो है वो डेल्टा यू के इक्वल है। जब हमारा टेम्परेचर ही कांस्टेंट है तो डेल्टा यू के अंदर मतलब कोई चेंज नहीं आएगा। बुक की वर्डिंग देख लें किस तरह लिखना पेपर में आपने। As internal energy depends upon temperature, that's good. In this case, the temperature is constant. The change in internal energy delta U will be zero. चूंकि temperature constant है तो change in internal energy zero होगी।
इन दिस फिगर ग्राफ जो है वो आपको आइसोथर्मल ग्राफ है, टेम्परेचर कांस्टेंट इस पे मेंशन किया हुआ, टेक्स्ट बुक का ये ग्राफ मैंने शो किया यहाँ पे। इसके बाद इट मींस टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, सो दैट्स व्हाई डेल्टा यू जो है वो इक्वल 0 के लेना है। इस तरह के डायग्राम वाले क्वेश्चन बोर्ड के अंदर कम आते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स के लिए रखने हैं आपने कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इंटरनल एनर्जी में चेंज भी 0 होगा। इंटरनल एनर्जी जब भी चेंज हो रही होगी इसका मतलब वो आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं हो सकता, तो इसलिए इंटरनल एनर्जी में चेंज कांस्टेंट टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं है। 11.4 ये भी इस तरह के क्वेश्चन मैंने पहले भी जिक्र किया है 11.3 के अंदर, बोर्ड के लिए कम इंपॉर्टेंट है लेकिन पेपर में है, आपको आना चाहिए। वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रेशर इज गिवन इन द फिगर, अ गैस इज टेकन अलोंग द पाथ ABCD, जो क्लोज पाथ है ABCD है, पहला पाथ दिया हुआ है, दूसरा है ABCA, तीसरा पाथ है आपका A जो है वो A to A कंप्लीट पाथ दिया हुआ है। व्हाट विल बी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो स्टूडेंट इस फिगर के अंदर देखें, ऑल थ्री पाथ रिटर्न टू देयर इनिशियल स्टेट, सो देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। किसी भी क्लोज या साइक्लिक पाथ के ऊपर हम इंटरनल एनर्जी में चेंज 0 लेते हैं। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है, क्लोज साइक्लिक प्रोसेस है आपके पास। इसके अंदर देखेंगे तीनों फिगर के अंदर देखिए, ये भी क्लोज पाथ है, ये भी क्लोज पाथ है, जहां से शुरू हुई थे हमारी स्टेट वहीं पे कंप्लीट हो रही है, तो इस तरह के अंदर इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होगा। It means there will be no change in internal energy in all these paths. ये एमसीक्यू था बच्चों, एमडी कैट ई कैट वाले बच्चे याद रखें इसको कि साइक्लिक प्रोसेस के अंदर इंटरनल एनर्जी में चेंज ऑलवेज 0 होती है, यही इसकी लॉजिक है एक लाइन की। नेक्स्ट 11.5 है, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम वाई। इसका थोड़ा सिंपल सा आंसर है कि जब हम किसी भी गैस को हम हीट करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, तो उसकी वजह से जब हम उसको हीट कर रहे होते हैं तो हीट करने से उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, जिसके ऊपर वो पिस्टन के ऊपर गैस फोर्स लगाती है और पिस्टन हमारा ऊपर उठ जाता है। इसका मतलब है कि हीट ऐड करने से आपके पास उसकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ रही होती है और साथ उसको मैकेनिकल वर्क भी बढ़ रहा होता है। लेकिन अगर किसी गैस को आप हीट अप कर देते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, वॉल्यूम फिक्स कर दिया है, अगर फर्स्ट लॉ यूज करें Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू है, अब जो आप हीट ऐड कर रहे हैं हीट इज इक्वल टू डेल्टा यू आ रही है, तो वर्क का फंक्शन वहां पे नहीं होगा क्योंकि वर्क बराबर होता है P इंटू डेल्टा वी। जब वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे तो डेल्टा वी की वैल्यू 0 मतलब वर्क 0, तो जितनी हीट हम ऐड करेंगे वो हीट अपेयर होगी इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर तो राइज हो सकती है लेकिन कभी भी कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर वर्क नहीं होता। तो इससे ये साबित होता है कि जब हम किसी भी सब्सटेंस को मतलब साइक्लिक प्रोसेस देखें या किस तरह का प्रोसेस देखें, जब किसी भी गैस को आप हीट अप करते हैं कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर तो आपको इंटरनल एनर्जी में चेंज भी मिलती है, प्लस हमें वहां पे वर्क डन भी होता है। लेकिन इन केस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम वहां पे सिर्फ आपको वर्क डन नहीं मिलेगा बल्कि इंटरनल एनर्जी मिलेगी। इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इक्वल किसके होगी, टी के। इसका मतलब डेल्टा यू बढ़ रही है तो आपका टेम्परेचर भी राइज कर रहा होगा। ये स्टूडेंट इसका आंसर है, सिंपल सा, लेकिन बुक वर्डिंग बोर्ड में यूज करने वो देख सकते हैं। स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर Cp इज ग्रेटर देन Cv, when gas is heated at constant volume heat supplied to increase only internal energy, टेम्परेचर क्योंकि इंटरनल एनर्जी का बढ़ना टेम्परेचर का बढ़ना बराह रास्त है। बिकॉज द पिस्टन इज फिक्स्ड सो एक्सटर्नल वर्क इज डन ऑन द गैस डेल्टा W या W इज इक्वल टू P डेल्टा V, जो वॉल्यूम कांस्टेंट डेल्टा V की वैल्यू 0, वर्क डन 0। The total heat supplied is to increase internal energy and temperature of the gas. तो सारी हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ने का मतलब टेम्परेचर में इंक्रीज होना है। तो QV CV डेल्टा T डेल्टा U प्लस 0, इट मीन तो आंसर क्या आ रहा है डेल्टा U। तो हीट से सिर्फ इंटरनल एनर्जी का फंक्शन मिल रहा है, बिकॉज वर्क डन जो है वो 0 है, देयर विल बी नो वर्क डन का सेंटेंस यूज कर सकते हैं। बट व्हेन अ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर heat supplied is used in two ways. Some heat is used to do external work, ठीक है, to expand the gas, and remaining heat is used to increase the internal energy। मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे हीट अप करेंगे Cp डेल्टा टी, तो एक तो हमें वहां से इंटरनल एनर्जी के अंदर इंक्रीमेंट मिलेगा, इंटरनल एनर्जी को डेल्टा यू के सिंबल उधार करते हैं, प्लस आपको वर्क डन वहां पे होगा जो कि वॉल्यूम फैल रहा है, वर्क बराबर होगा P इंटू डेल्टा वी, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है वर्क डन होगा। तो ये हीट हमारे दो फंक्शन कर रहे हैं, इंटरनल एनर्जी बढ़ा रही है और वहां से वर्क भी हो रहा है। सो स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। स्टूडेंट ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए था, इंपॉर्टेंट था। 11.6 है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ प्रोसेस व्हिच नो हीट
ट्रांसफर टू और फ्रॉम द सिस्टम बट टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंजेस। चलो सिंपल सी बात है, एडियाबैटिक कंप्रेशन ले लें या एडियाबैटिक एक्सपेंशन ले लें, दोनों केसेस में एडियाबैटिक कंप्रेशन में हमारे पास ना हीट ऐड होती है ना हीट रिमूव करेंगे। पिस्टन को हम प्रेस करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो टेम्परेचर सिस्टम का राइज हो जाएगा। अगर उसको एडियाबैटिक तौर पे एक्सपैंड होने देते हैं, उसके पिस्टन से वेट को रिमूव कर दें, गैस एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगी, एक्सपेंशन काज कूलिंग, टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। सिंपल मतलब प्रेशर बढ़ाएंगे एडियाबैटिकली तौर पर, कंप्रेशन प्रोसेस होगा, उसमें टेम्परेचर बढ़ेगा, चूंकि गैस के मालिक्यूल करीब करीब आएंगे तो उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है बढ़ेगी, टेम्परेचर सिस्टम का राइज हो जाएगा गैस का। अगर हम उसके पिस्टन से वेट को उठा देते हैं तो गैस एक्सपैंड होगी, एक्सपेंशन काज कूलिंग, मालिक्यूल दूर चले जाएंगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है तो टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। बुक वर्डिंग देखें बोर्ड के लिए। In adiabatic expansion or compression, no heat is transferred or from system, but the temperature of the system changes. Definitely, during adiabatic expansion, temperature of the system fall, while during adiabatic compression, temperature of system rises. Reason मैंने बता दी है, जब compression होनी है गैस के मालिक्यूल करीब आएंगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से जो टेम्परेचर है वो भी राइज हो जाता है। अगर उसको एक्सपैंड होने देते हैं, एक्सपेंशन से मॉलिक्यूल की सेपरेशन बढ़ती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, लेकिन ना हीट ऐड हो रही है ना हीट वहां से रिमूव कर रहे हैं। 11.6 स्टूडेंट। 11.7 is it possible to convert internal energy into mechanical energy? Give an example. Yes, in adiabatic expansion, internal energy is changed into mechanical energy. According to first law of thermodynamics, heat supplied is equal to increase in internal energy plus work done. हमारे पास मिलता है प्रोसेस में एडियाबैटिक प्रोसेस नो हीट एंटर आर डी द सिस्टम, देन वर्क इज इक्वल टू 0, डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, और डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। दस इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस बिकॉज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। किस तरह से? आपने वहां से ना हीट ऐड की है ना हीट रिमूव किया, उसी अगर देखें ना पिछले वाले इस डायग्राम को मैं जस्टिफाई कर देता हूँ आपको। ये देखिए, अब ये था हमारे पास पहले ये स्टेट थी उसकी, जब हमने यहां से वेट उतार दिया, इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो पिस्टन इसका ऊपर की तरफ मूव कर गया, इट मीन यहां से आपको मैकेनिकल वर्क मिलता है। ये डायग्राम 7 में बना सकते हैं और 6 में बना सकते हैं। ये कंप्रेशन की थी, ये इसकी एक्सपेंशन की है। यहाँ वेट आपको 4 नजर आ रहे हैं, यहाँ पे 3। यहाँ पे जब आप वेट को कम कर देते हैं, गैस के मॉलिक्यूल एक्सपेंड करेंगे, टेम्परेचर उसका ड्रॉप होगा, लेकिन मैकेनिकल वर्क मिलेगा, मतलब पिस्टन आपका ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो वर्क डन ही मैकेनिकल फॉर्म होती है। उसके बाद सेकंड इसकी एग्जांपल दे सकते हैं, पेट्रोल इंजन देखें, हॉट गैसेस जो एक्सपैंड होती हैं, पिस्टन मूव करता है, सो इंटरनल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। स्टूडेंट ये आप इसकी एग्जांपल पेपर में भी मेंशन कर सकते हैं। इस तरह से ये पेपर के प्रेजेंटेशन के अंदर ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, यस। प्रोसेस कौन सा है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। ये एग्जांपल के तौर पे भी रीड कर सकते हैं आप इसको, ये भी एग्जांपल, ये एक्सपेरिमेंटल एग्जांपल है, नीचे वाली भी इसकी एग्जांपल है, दोनों पेपर के अंदर आपने लिखनी है ये। 11.8 Is it possible to construct a heat engine that will not expel heat into atmosphere? It is impossible. ये simple second like Kelvin statement है. It is impossible to construct a heat engine without a sink or cold body to reject a part of heat into it, the atmosphere or cold body. तो सुनिए, ये इसको सिंपल समझाने का तरीका ये होगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि सारी हीट को या सारी एनर्जी को हम बेनिफिशियल वर्क में कन्वर्ट करें, कि उस एनर्जी का कोई भी हिस्सा जाया ना हो, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। ये कैल्विन की सेकंड लॉ की स्टेटमेंट है। जब हम कोई इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट मिल रही होती है, लेकिन उस आउटपुट मिलने के साथ बहुत सी अमाउंट में एनर्जी हमारी डेसिपेट हो जाती है। तो ये हमारे 100% एफिशिएंसी किसी सिस्टम की नहीं होती। या इस तरह कर सकते हैं, नो इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन दैट विल नॉट एक्सपेल हीट इनटू एटमॉस्फेयर अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नो हीट इंजन इज ऑपरेटिंग कंटिन्यूअसली इन अ साइकिल कैन कन्वर्ट ऑल हीट सप्लाइड इनटू वर्क डन। तो ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं हो सकता कि जिसमें सारी की सारी जो हीट सप्लाई कर रहे हैं, सारी की सारी वो हमारे वर्क डन में या बेनिफिशियल वर्क में कन्वर्ट हो जाए। ये देखिए, इट इज इम्पॉसिबल। तो इसके लिए यहाँ पे एक सिंक होना चाहिए ताकि कुछ हमें बेनिफिशियल वर्क मिले, बाकी जो एनर्जी है वो हमारे सिंक में चली जाती है। ये था 11.8। 11.9 thermoflask containing milk as system is shaken rapidly does temperature system milk rise? Definitely। जब उस आप इसको ये बॉटल देख सकते हैं, इसको जब आप बार बार शेक करेंगे, उसकी वजह से कुलियन की वजह से इसके अंदर जो मिल्क मॉलिक्यूल उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, उससे टेम्परेचर राइज हो जाता है। डेफिनेटली बढ़ेगा, यस।
When the milk is shaken rapidly, kinetic energy of milk molecule increases, which causes the increase in temperature and energy of the molecule of the milk. When we are shaking, some work is done on it to convert into kinetic energy of the molecule of milk, and temperature of the milk increases. क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट रिलेशन होती है आपके पास जो हमारे पास होगा टेम्परेचर। .11 student 8 minute wait. Bismillahirrahmanirrahim. 11.10. What happened to temperature of the room when air condition is left running on a table on the middle of the room? कि अगर हम एसी को रूम के सेंटर में रख देते हैं टेबल के ऊपर, तो क्या रूम टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट बतानी है आपने। स्टूडेंट पहली बात तो ये हमेशा याद रखो कि जो रूम का टेम्परेचर है वो स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है। उसकी इंक्रीज होने की वजह क्या है? क्योंकि उसके अंदर हम मैकेनिकल वर्क करते हैं। जब कोई भी मशीनरी चलती है तो उसका मैकेनिकल वर्क होता है और उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, तो वो हीट जो है उसी रूम के अंदर रिजेक्ट कर रहा है, और जो उसके अंदर गैस है उसको कंप्रेस करते हैं, जिससे हीट पैदा होती है, हीट को उसी कमरे में वो इजेक्ट कर देता है। बाद में जो गैस के मॉलिक्यूल है, जो गैस को वो एक्सपैंड होती है इस जनरेटर के अंदर। जो जनरेटर सॉरी बोल दिया मैंने इसको, जो हमारे पास एसी होता है सिंपल। तो एसी को जब हमारी गैस एक्सपैंड होती है तो एक्सपेंशन की वजह से एक्सपेंशन काज कूलिंग, तो उसके पाइप के साथ वो रूम टेम्परेचर, रूम के जो गैस मॉलिक्यूल हैं वो टकराते हैं, टकराने के बाद वो कूल डाउन हो जाते हैं। तो इस तरह जो वो ठंडी हवा करके रूम में छोड़ रहा होता है, साथ वो हीट भी उसमें एक्सपेल कर रहा होता है। तो वो हीट जो उसको कंप्रेशन के दौरान पैदा होती है, जो एग्जैक्ट लगा होता है बाहर थ्रो करने वाला, वो भी अंदर रूम में पड़ा हुआ है। अब इसके वजह होगी कि वो जितनी ठंडक कर रहा है कमरे के अंदर, उतनी हीट भी प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन चूंकि उसमें मैकेनिकल वर्क हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है उसका मैकेनिकल कंप्रेशन के लिए और उसको एक्सपेंशन के लिए, तो उस हीट की वजह से रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। लेकिन हम पेपर में कैसे लिखेंगे, देखिए आंसर इसका। टेम्परेचर ऑफ रूम स्लाइटली इंक्रीज, द टेम्परेचर ऑफ रूम विल नॉट प्रोड्यूस, टेम्परेचर ऑफ रूम इन रूम इंक्रीजेज एज हीट अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द रूम बाय द एयर कंडीशनर इज एक्सपेल्ड इन द सेम रूम। उसी रूम से वो मतलब हीट को एक्सपेल भी उसी में कर रहा है और कूलिंग भी उसी में कर रहा है। Also work done by AC compressor is changed into heat which is expelled in the same room। तो जो उसका कंप्रेसर वर्क करने के लिए मैकेनिकल एनर्जी जो यूज कर रहा है वो आगे हीट में कन्वर्ट कर रहा होता है, उसकी वजह से स्टूडेंट उसका जो टेम्परेचर रूम का वो स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसका आंसर गलत लिखते हैं पेपर में। 11.11 can mechanical energy be converted into completely into heat energy? That is also possible। तो इसकी सिंपल स्टूडेंट हमारे पास एग्जांपल क्या है, क्या आप अगर अपने हाथों को रबिंग करना शुरू कर देते हैं तो उससे जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी देते हैं वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसको सिंपल तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं। व्हेन वर्क इज डन इन कंप्रेसिंग अ गैस बाय एडियाबैटिक process, the increase in internal energy of the gas equal to work done according to first law of thermodynamics। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है स्टूडेंट? हीट एडेड टू अ सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। तो ये हमारी डेफिनेशन है फर्स्ट लॉ की। अगर लिखना है वो फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W के फॉर्म के अंदर। एग्जाम्पल इसकी क्या देनी है? वो रब आवर हैंड्स होल मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। कि जब हम हाथ की रबिंग करते हैं तो हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ये आसान है, लेकिन बोर्ड में कभी कभार आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं पेपर में। Does entropy of system increases or decreases due to friction? Entropy of system increases। entropy का फॉर्मूला होता है डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा Q ओवर T। ये बुक की मैंने लाइन को यहाँ से पेस्ट कर दिया इसके अंदर। As work done due to friction is changed into heat and this heat goes into surrounding and becomes useless। कि आपको पता है वर्क डन से, जो फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन होता है, वर्क से हीट प्रोड्यूस होती है और वो हीट हमारे एटमॉस्फेयर में चली जाती है, हमारे लिए वो यूजलेस हो जाती है। According to law of increase of entropy, entropy of system for irreversible process always increases। जितने भी दुनिया में irreversible process है ना, irreversible process के अंदर हमेशा entropy increase करती है। तो स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन को इस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। देखने में छोटा सा लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। 11 पॉइंट ये 12 नहीं अभी
11.13। इसके अंदर देखिए गिव एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल प्रोसेस एंड वॉल इंक्रीज इन एंट्रोपी, मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर फेज के अंदर द हीट Q is transferred to ice at absolute temperature from surrounding, delta S is equal to Q by T, वही फॉर्मूला पीछे लिखा था मैंने, since heat is added positive entropy increases। तो इसके अंदर सेकंड इसका क्वेश्चन था। उसके बाद फ्री एक्सपेंशन, इन अ फ्री एक्सपेंशन ऑफ ए गैस इन अ चैम्बर which is irreversible process, here gas molecule confined to one half of box are permitted to fill the entire box, which is irreversible process। खैर ये आप ना लिखें इसको, वन एग्जाम्पल ही काफी है। नेचुरल प्रोसेस ये भी हो सकता है, वैसे दोनों नेचुरल प्रोसेस में है, दोनों जस्टिफाई कर दे, लेकिन आप इतना भी लिखेंगे तो आपको बोर्ड में इसके 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद ये कुछ एमसीक्यूज टाइप है। इन एडियाबैटिक प्रोसेस 1 in which no heat added are taken out from the system, which one of following process is reversible? तो chemical explosion हमेशा reversible process होते हैं, and ideal reversible heat engine has highest efficiency, तो जिसका highest efficiency B करेक्ट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास, अल्लाह हाफिज, बिल्कुल कंप्लीट हो गया ये, अल्लाह हाफिज।